आजकल हम जिन समाचारों को देख और सुन रहे हैं उनका काम ही है हमें आज के घटनाक्रम से अवगत कराना। लेकिन इतिहास हमें याद दिलाता है कि कुछ रिश्ते खबरों से भी पुराने होते हैं। आज दुनिया उसे तनाव की खबरों में देख रही है, लेकिन कभी लोग जज्बात में उसे अपना पुराना रिश्तेदार भी कह देते थे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं नाजिम नकवी, आपके समक्ष आपके साथ। आजकल एक देश लगातार खबरों में है, समाचारों में उसका नाम आता है, कभी तनाव के साथ, कभी एक लगातार चल रहे टकराव के साथ। उस देश का नाम है ईरान। लेकिन इतिहास हमें एक अलग बात याद दिलाता है, क्योंकि भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ आज की राजनीति से नहीं बना है। ये रिश्ता इतना पुराना है कि शायद आज की खबरें भी उसे पूरी तरह समझ नहीं सकती। कभी कभी सभ्यताओं के रिश्ते समाचारों से भी पुराने होते हैं, और भारत और ईरान की कहानी ऐसी ही एक पुरानी कहानी है। मैं ये मानता हूँ, आप चाहें तो इससे असहमत हो सकते हैं। तो आइए इस रिश्ते की दास्तान को एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। हम सब अपने देश को कभी हिंद, कभी हिंदुस्तान कहते हैं। हमारी भाषा है हिंदी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द की कहानी सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। बहुत पुराने समय में इस धरती पर बहती थी एक महान नदी। संस्कृत में उसे कहा गया सिंधु। लेकिन जब यही शब्द प्राचीन फारसी भाषा में पहुंचा तो एक छोटा सा बदलाव हुआ। फारसी उच्चारण में सा की ध्वनि हा बन जाती है, और इस तरह सिंधु बन गया हिंदू। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द की कहानी शायद नहीं है। भाषाविद बताते हैं कि संस्कृत और प्राचीन ईरानी भाषाएं एक ही बहुत पुराने भाषा परिवार से निकली थीं। इसलिए कई शब्द दोनों भाषाओं में आज भी एक दूसरे की छाया जैसे लगते हैं। जैसे संस्कृति का सप्त यानी सात, और प्राचीन ईरानी भाषा में यही शब्द बन जाता है हफ्त, यानी जिसे बनता है हफ्ता। संस्कृत का सोम ईरान की परंपरा में बन जाता है होम, और इसी तरह सिंधु बन जाता है हिंदू। यानी हमारी पहचान के एक शब्द ने दरअसल दो प्राचीन सभ्यताओं की बहुत पुरानी बातचीत से जन्म लिया। इतिहास की यही खूबी है। पहचानें अचानक नहीं बनती, वो धीरे धीरे सभ्यताओं के संवाद से बनती हैं। एक और दिलचस्प समानता है। भारत की प्राचीन परंपराओं में एक शब्द मिलता है आर्य, और ईरान का नाम मध्यकालीन फारस शब्द ईरान से आया था, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। भाषा विज्ञान हमें बताता है कि वैदिक संस्कृति और प्राचीन ईरानी भाषा अवेस्तन दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में गिनी जाती हैं। इतना कि उनके कई शब्द लगभग एक ही जैसे हैं। जैसे वैदिक ग्रंथों में सोम नाम का एक पवित्र पेय मिलता है, और ईरान ज़ोरास्ट्रियन धर्म ग्रंथ में अवेस्ता में वही पेय होम के नाम से मिलता है। वैदिक यज्ञ वहाँ बन जाता है यस्न, और मित्र देवता वहाँ कहलाते हैं मित्रा। यानी कभी भारत और ईरान दो अलग सभ्यताएं नहीं थीं, वे एक ही सांस्कृतिक संसार की दो दिशाएं थीं। समय बदला, सभ्यताएं अलग हुईं, राज्य बने, लेकिन भाषाओं में और स्मृतियों में उस पुराने संसार के निशान आज भी दिखाई देते हैं।
और अब आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व फारस का एक शक्तिशाली सम्राट था डारियस प्रथम। उसके विशाल साम्राज्य की सीमाएं एशिया के बड़े हिस्सों तक फैली थी और उसी समय सिंध और पंजाब के कुछ इलाके फारसी साम्राज्य के अधीन आ गए। यानी वे उस विशाल साम्राज्य के एक प्रशासनिक प्रांत की तरह शासित किए जाने लगे। ये सिर्फ राजनीतिक विस्तार नहीं था, इसके साथ आए प्रशासनिक तरीके, नई लिपियां और नए विचार। अरामाइक लिपि से प्रेरित खरोष्ठी लिपि इसी क्षेत्र में प्रचलित हुई। कई विद्वान मानते हैं कि बाद में जब सम्राट अशोक ने अपने प्रसिद्ध शिलालेखों पर धर्म और नीति के संकेत अंकित कराए तो उनकी घोषणा शैली में फारसी साम्राज्य की प्रशासनिक परंपरा की झलक मिलती है। इतिहास में प्रभाव हमेशा सीधे नहीं दिखाई देते, कभी कभी वे दूर से आते हैं और चुपचाप संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। समय और आगे बढ़ता है। अब अरब सागर की लहरों पर जहाज चलते हैं। गुजरात के बंदरगाहों से, कोंकण और मलाबार के तटों से व्यापारी जहाज फारस की खाड़ी की ओर निकलते हैं। उन जहाज़ों में होते हैं भारत के मसाले, भारत का कपड़ा, भारत की कारीगरी, और जब ये वापस आते हैं तो लाते हैं फारस के घोड़े, धातुएं और कई कलात्मक परंपराएं। ये किसी एक व्यापारी की अकेली कहानी नहीं थी, ये एक पूरा समुद्री संसार था जहां भारत और ईरान सदियों तक एक दूसरे के पड़ोसी ही नहीं, साझेदार भी रहे। और फिर आता है मध्यकाल, और इसी दौर में भारत और ईरान का सांस्कृतिक संवाद एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है। सदियों तक भारत के दरबारों में फारसी भाषा बोली और लिखी जाती है। सरकारी फरमान, इतिहास की किताबें, दरबारी कविता, सब कुछ फारसी में लिखा जाता है। लेकिन भाषा का असली असर किताबों में नहीं दिखाई देता, वो दिखाई देता है लोगों की रोज़मर्रा की बोलचाल में। गौर कीजिए और देखिए कि हमारी हिंदी और उर्दू में कितने शब्द ऐसे हैं जो दरअसल फारसी से आए हैं। हम कहते हैं किताब, दफ्तर, दुकान, रंग, सब्जी, खुदा, दुनिया, बाजार, यहाँ तक कि हमारे शब्द बनाने का तरीका भी फारसी से प्रभावित है। जैसे हम कहते हैं बेचैन यानी चैन के बिना, नासमझ यानी समझ के बिना, और ये बे और ना दरअसल फारसी उपसर्ग हैं। इतिहास की लंबी यात्रा में ये इतने घुल मिल गए कि अब हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब फारसी बोल रहे हैं। यानी हमारी भाषा दरअसल सभ्यताओं का संगम है। लेकिन भारत और ईरान का संवाद सिर्फ भाषा और व्यापार तक सीमित नहीं था। इन सभ्यताओं के बीच एक और पुल था, अध्यात्म का पुल। ईरान और मध्य एशिया की धरती से कई सूफी संत ज्ञान और प्रेम का संदेश लेकर भारत की ओर आए। दिल्ली में बसते हैं निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी खानकाह में अमीर से लेकर फकीर तक सब बराबर बैठते हैं। उनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो फारसी और हिंदवी दोनों भाषाओं में कविता लिखते हैं और संगीत की कई नई परंपराएं रचते हैं। इन सूफी परंपराओं ने भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को एक नया आयाम दिया, जहां धर्म से ज्यादा महत्व था इंसान और प्रेम का। इसी दौर में ईरान से एक और धार्मिक परंपरा भारत की ओर आई,
शिया इस्लामी विद्वान। इनके परिवार उत्तर भारत के कई नगरों में बसने लगे। धीरे धीरे कुछ शहर इस परंपरा के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मिसाल के तौर पर लखनऊ, अवध के नवाबों के समय लखनऊ में भव्य इमामबाड़े बने और ये शहर दक्षिण एशिया में शिया संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इसके अलावा जौनपुर, हैदराबाद और कश्मीर भी इसी परंपरा के महत्वपूर्ण ठिकाने बने। आज भी भारत में कई परिवार जैसे रिजवी, नकवी, काज़मी अपनी वंशावली ईरान के धार्मिक नगरों से जोड़ते हैं। इस तरह आप देखिए तो ईरान और भारत का रिश्ता सिर्फ राजनीति या व्यापार की का ही नहीं रहा है, बल्कि परंपरा और स्मृतियों का भी रहा है। और फिर भारत और ईरान के रिश्ते एक बहुत ही जज्बाती भावुक कहानी हमसे कहते हैं। 7वीं और 8वीं सदी में जब ईरान में राजनीतिक परिवर्तन हुए तो ज़ोरेस्ट्रियन धर्म को मानने वाले कई समुदाय अपने विश्वास को बचाने के लिए नई भूमि की तलाश में निकल पड़े। वे समुद्र पार करते हुए भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे। गुजरात के एक छोटे से बंदरगाह संजान में उन्होंने शरण मांगी। दास्तान कहती है कि वहाँ के स्थानीय शासक ने इन आने वालों के पास दूध से भरा कटोरा भेजा। ये इस बात का इशारा था कि ये भूमि पहले से ही भरी हुई है। जब वो कटोरा पारसी विद्वान के पास पहुंचा, उस दूध में थोड़ी सी शक्कर मिला दी और कहा कि हम आपके साथ ऐसे रहना चाहते हैं, ऐसे घुल मिल कर रहना चाहते हैं जैसे दूध में शक्कर। मिठास बढ़ाएंगे पर जगह नहीं घेरेंगे। शासक ने उन्हें बसने की अनुमति दे दी और इस तरह पारसी समुदाय गुजरात के तटों पर बस गया। बाद में वो आगे बढ़े, नौसारी, सूरत और फिर मुंबई। आज भारत के उद्योग, विज्ञान और संस्कृति में पारसी समुदाय का योगदान असाधारण है। तो देखा आपने कि उनकी ये कहानी दरअसल भारत और ईरान के रिश्ते की एक जिंदा स्मृति है। लेकिन इतिहास की ये स्मृतियां सिर्फ गुजरात के तटों तक सीमित नहीं हैं। कभी कभी वे भारत के बिल्कुल अलग कोनों में भी दिखाई देती हैं। जैसे बिहार के उत्तर पूर्व में एक ज़िला है किशनगंज। यहाँ एक छोटी सी बस्ती है जिसे लोग आज भी छोटा ईरान के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि करीब 500 साल पहले ईरान के शहर शिराज से कुछ व्यापारी भारत आए। उनका व्यापार था घोड़े बेचना। मुगल दौर में अच्छे घोड़ों की बड़ी मांग थी और फारस के घोड़े बड़े मशहूर माने जाते थे। यही व्यापारी मेलों और बाजारों के रास्ते बिहार तक पहुंचे और फिर कई लोग यहीं बस भी गए। आज भी किशनगंज की उस बस्ती में कुछ परिवार अपनी पुरानी परंपराओं को संभाल रहे हैं। भारत उनका घर है, लेकिन स्मृतियों में कहीं दूर ईरान की एक परछाई आज भी उनके साथ रहती है। और अब हम फिर वर्तमान में लौट के आते हैं। आज ईरान समाचारों में है तनाव के कारण, जो इज़राइल और यूएसए से उसका टकराव हो रहा है। लेकिन इतिहास एक शांति सी बात याद दिलाता है कि भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ आज का रिश्ता नहीं है। ये भाषा में है, ये हमारी कला में है, ये हमारी परंपराओं में है, ये हमारी स्मृतियों में है। और शायद इसीलिए जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो महसूस होता है
कि ये देश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, कई लोग जज्बात में इसे एक पुराना रिश्तेदार भी कह देते हैं, क्योंकि सभ्यताओं की सबसे बड़ी ताकत शायद यही होती है कि वो समय के शोर से ऊब कर अपनी पुराने रिश्तों को भूलते नहीं हैं। शायद इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, वो ये भी पूछता है कि हम उससे क्या सीखते हैं। क्या आपको भारत और ईरान के इस ऐतिहासिक संबंध के बारे में पहले से पता था? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया दैट इज़ भारत। अगर आपको हमारा ये अध्ययन पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे और आपको किस्सा सुनाएंगे कि कैसे संजीवनी किताब बनकर 7 समंदर पार गई। आदाब, नमस्कार।